हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को जुमित स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख टॉपिक्स लेकर आया हूँ यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जनरली अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो या कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम हो। तो देखिए, आप जानते हैं कि जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कोई पेपर उठा कर देख लीजिए, उसमें यूएनओ से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को देखकर ही मैं यूएनओ से संबंधित आज आप सभी के सम्मुख टॉपिक्स लाया हूँ और मैं कोशिश करूँगा आपको बहुत सिंपल तरीक़ा से समझाने का। तो समय न गंवाते हुए मैं टॉपिक्स पर बढ़ रहा हूँ और इससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपसे और हमारे जो संबंध हैं वो एक पारंपरिक तौर से बना रहे। ठीक है, आप हमारे इस कोचिंग के एक मेंबर के रूप में बना रहें, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। तो समय न गंवाते हुए मैं टॉपिक्स की ओर चल रहा हूँ। देखिए, यूएनओ जो है, अगर कोई संक्षेप में पूछ दे आपसे कि यूएनओ क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, यूएनओ जो है जनरली एक ऐसे ऑफिस है, ठीक है, यूएनओ एक ऐसा दफ्तर है जो विश्व के विभिन्न देशों का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाकर बैठते हैं, वहाँ बैठकर वहाँ फैसला लेते हैं और उनके लिए गए फैसला जो है विश्व स्तर पर अपनाया जाता है या लागू किया। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे दफ्तर बनाने की जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, जरूरत पड़ा, बोलते हैं ना इंग्लिश में कहा होता है, देयर इज नो कंस्ट्रक्शन विदाउट डिस्ट्रक्शन। मतलब जब तक नाश नहीं होता है तब तक निर्माण नहीं होता है। तो दुनिया एक बार नहीं, दो बार नाश की तरफ बढ़ी है, विनाश की ओर बढ़ी है। उस विनाश को देखकर लोगों का रोए तक खड़ा हो गए थे। तो ऐसे कंडीशन को देखकर ही यूएनओ का गठन किया गया था। तो देखिए, यूएनओ का जो गठन किया गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध का जो नरसंहार था उसको देखकर किया गया था। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका, वो स्टार्ट होता है आपका प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को, ठीक है, और ये समाप्त होता है आपका 11 नवंबर 1914 से लेकर 1918 को, ठीक है। ये समाप्त होता है और ये स्टार्ट होता है। इसमें आपका 37 कंट्री आपस में जुड़ जाते हैं। क्यों? लड़ने के लिए। तो इसमें से कुछ राष्ट्र जो होते हैं मैत्री राष्ट्र बन जाते हैं और कुछ राष्ट्र क्या होते हैं, धुरी राष्ट्र बनते हैं। तो मैत्री राष्ट्र में देखा जाए आपका माने शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका आता है, उसमें से जर्मनी आता है, ठीक है, रूस आ गया, इंग्लैंड आ जाता है। ये सब क्या है, माने शक्तिशाली राष्ट्र है, माने यूं कह लीजिए मित्र राष्ट्र है। वहीं कमजोर राष्ट्र में देखा जाए तो ऑस्ट्रिया आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में बोला, ठीक है। अरब देश आते हैं, अरब देश आते हैं उसमें, जर्मनी, ठीक है, ये सब कमजोर राष्ट्र में आते हैं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इटली भी था, तुर्की भी था, ठीक है, इटली और तुर्की, ये सब क्या थे, कमजोर राष्ट्र थे। ये शक्तिशाली राष्ट्र और ये कमजोर राष्ट्र। तो जाहिर सी बात है, ये जो लड़ाई लड़ा जा रहा था, ये कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई बन गया था।
मतलब ये दिखाने के लिए विश्व स्तर पर कि हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, ऐसे लड़ाई लड़ा गया था। तो इसमें नरसंहार जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसमें लगभग आपका 60 लाख, कितना, 60 लाख आम पब्लिक क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और 1 करोड़ 10 लाख सैनिक मारे जाते हैं। 60 लाख पब्लिक, जनता, ठीक है, 7 लाख क्या कौन मारा जाता है, जनता मारे जाते हैं, और 1 करोड़ 10 लाख पब्लिक मारे जाते हैं, और 2 करोड़ सैनिक क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, बुरी तरह से घायल, माने जीवन और मौत के बीच में, बचेंगे नहीं बचेंगे कोनो गारंटी नहीं, इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बयान करता है, और कितना बड़ा नरसंहार होगा आप इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे क्यों, देखिए इतना बड़ा नरसंहार के पीछे कारण ये था कि उन दिनों में जो देश थे अपने जीडीपी का, ठीक है, अपने जीडीपी का 85% हथियार में खर्चा करते थे, हथियार बनाने में या हथियार खरीदने में 85%। जैसे कि देखते हैं कि आज भी जनता से सरकार क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्ट करके उसका क्या करती है, शिक्षा में खर्चा करती है, स्वास्थ्य में खर्चा करती है, कंस्ट्रक्शन में खर्चा करती है, कोई रिसर्च में खर्चा करती है, हाँ हथियार में भी खर्चा करती है। लेकिन उन दिनों में जो राष्ट्र थे वो अपने कमाई का, यूँ समझ लीजिए अपने कमाई का 85 रुपया वो हथियार में खर्चा कर देता है। तो जाहिर सी बात है वर्चस्व की लड़ाई था। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब युद्ध होता है ये आपका 37 कंट्रियों के बीच में, तो काफ़ी नरसंहार होता है, क्योंकि किसी के पास हथियार का कमी नहीं होता है, बम का कमी नहीं होता, तोप का कमी नहीं होता है। सैनिक भी 37 कंट्री से बहुत मारे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताया हूँ आपको, देखिए 1 करोड़ 10 लाख सैनिक मारे जाते हैं इसमें। तो ऐसा दृश्यों को देखकर जो बुद्धिजीवी थे उनका कलेजा सिहर जाता है। तो जब कलेजा सिहर जाता है तो ऐसे बुद्धिजीवियों में से एक थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, रूजवेल्ट, उनका नाम था रूजवेल्ट, रूजवेल्ट, डी रूजवेल्ट है, डी रूजवेल्ट, ये अमेरिका के क्या थे, राष्ट्रपति थे। इन्होंने सुझाव दिया कि क्यों ना एक ऐसा देश, या ऐसा देश नहीं, ऐसा एक संगठन बनाया जाए कि जो कि ऐसे नरसंहार को रोकने का काम करे। सभी ने बोला हाँ ये तो बात सही है, सभी ने सुझाव भी दिया अपने तरफ से, आपका कहना तो सही है। अब लोग इसको बनाने के तरफ चल दिए। ठीक है, बनेगा तो जगह भी चाहिए, तो जगह कहाँ से मिलेगा। अब जगह देने के जो बारी था, कौन दे, तो जॉन डी रॉकफेलर, ठीक है, जॉन डी रॉकफेलर, इन्होंने लगभग 7 बीघा, यूँ कह लीजिए 7 बीघा जमीन डोनेट कर देते हैं, दान कर देते हैं कि ठीक है आप इस जगह पर क्या कर लीजिए, दफ्तर बना लीजिए। तो किस देश में बने, तो अमेरिका जो है अपना न्यूयॉर्क जो शहर है उसमें जगह देता है, क्या, ये बनाने के लिए, दफ्तर बनाने के लिए। तो पहले इसको यूएनओ के नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। और इससे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध को बहुत नामों से जाना जाता है। इसको कहीं कहीं, इसको आपके इतिहास से मिल जाएगा, ग्लोबल वार, तो ग्रेट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार,
इस तरह से आपको नाम से मिल जाएगा। तो इसको कई नामों से जाना जाता था। अब अमेरिका जगह भी दे दिया, सब कुछ हो गया, दफ्तर बन गया, तो एक दिन में तो नहीं बना होगा, जाहिर सी बात है। ये जो था पहला जो बना ये यूएनओ, तो यूएनओ का इसका पहले यूएनओ का अगर रूप देखा जाए तो उसको कहा जाता था लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। इसको राष्ट्र संघ क्या कहा जाता है हिंदी में, राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। लेकिन पहला विश्व युद्ध का जो आग है वो ठंडा हुआ ही नहीं था, तब तक दूसरा विश्व युद्ध का बिगुल बच जाता है। ठीक है, माने जर्मनी जो है पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। जर्मनी जब पोलैंड पर आक्रमण करता है तभी द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने लगता है। ठीक है, यूं कह लीजिए उसका बीजारोपण हो जाता है। कब? 1939 में। ये द्वितीय विश्व युद्ध का कहानी बता रहा हूँ, ये आपका 1945 तक चलता है। इसमें भी काफ़ी नरसंहार होता है। अब तक 2 नरसंहार हो गया। देखिए, किसी भी देश का समस्या का समाधान जो है, युद्ध जो है अंतिम विकल्प होना चाहिए। ठीक है, पहले टेबल टॉक होना चाहिए, मतलब आपसी बातचीत के माध्यम से समस्याओं को समाधान करना चाहिए। लेकिन जब समस्या ना समझे तब अगर युद्ध भी करना है तो वो अंतिम विकल्प होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं था। यहाँ पर कौन किसका बात सुने, सब लड़ने को आतुर हो चुके थे। कंट्रोलिंग किसी एक के हाथ में नहीं था। समझ में आया? जो विश्व के जो देश थे वो भी 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक शक्तिशाली राष्ट्र अपने तरफ, जो कमजोर राष्ट्र है अपने तरफ, एक सारे कमजोर राष्ट्र एक साथ हो जाते हैं। शक्तिशाली राष्ट्र चाहते थे कमजोर राज्यों को हथिया लेना, और वहीं कमजोर राष्ट्र चाहते थे शक्तिशाली राज्य जो है उनके कूटनीतियों से बचना। तो ऐसे लिए जो कमजोर राष्ट्र थे अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए या अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों से लड़ते थे। तो काफ़ी संघर्ष होता था इस बीच में। ठीक है, तो अब देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, अब लोगों को लगता है, बुद्धिजीवियों को, कि अब तो बनना ही चाहिए। ठीक है, माने यूएनओ का गठन होना चाहिए। तो यूएनओ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, माने संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये जो यूएनओ का जब गठन हुआ था उन दिनों में, तो पहला जो 50 कंट्री मिलकर ही इस पर हस्ताक्षर किए थे, और एक कंट्री बाद में आया था, तो लास्ट में हो गया था 51। यहाँ तक हम यूएनओ का मेंबर नहीं थे। यूएनओ का स्थापना कब होता है आपका 24 अक्टूबर, और हम मेंबर बनते हैं इसका 30 अक्टूबर 1945 को। भारत कौन बनता है इसका मेंबर बनता है? भारत, इंडिया। ठीक है, इसका मेंबर बनता है 30 अक्टूबर को। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो जैसे कि मैं बताया, यूएनओ क्या था, पूरे विश्व के लिए क्या था, एक दफ्तर है। तो वर्तमान में इसके जितने भी राष्ट्र हैं उसके सारे राष्ट्र यूएनओ का मेंबर हैं। यूएनओ में
अपने जीडीपी के हिसाब से हर देश रकम जमा करता है, पैसा जमा करता है। भारत भी जमा करता है। भारत में अगर देखा जाए तो 2000 कोरोना काल का जो समय था, उस समय में भारत जो अपने जीडीपी का जो पैसा जमा किया था वो 0.9% था। तो उस समय में भी भारत जो है 21 रैंक रखता था पैसा जमा करने में या धन जमा करने में। इससे पहले भी पैसा जमा किया गया है तो हम 10 नंबर में भी आए हैं। तो यूँ कह लीजिए कि देखिए टॉप 25 तक देखा जाता है तो हम इतना भी नहीं है कि हम सबसे लास्ट में आते हैं। हम कोरोना काल जबकि हम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे उस समय में भी हम 21 रैंक रखते थे। कई बार हम 10 भी आए हैं। तो अपने जीडीपी के हिसाब से सो लोग पैसा वहाँ पर जमा करते हैं। हाँ देखिए यूएनओ जो है वो सभी को समान नज़र से देखता है। हाँ ये बात अलग है कि उसमें अमेरिका जो है मेंबरशिप में अपना वर्चस्व ज़्यादा रखता है। इस जैसे कि आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, हम ग्राम क्षेत्र में कोई एक कमेटी बनाते हैं ग्राम की देखभाल करने के लिए। तो उसमें से मान लीजिए वो तो कमेटी जो था सबको समान नज़र से देखती है, लेकिन उसी में मान लीजिए कुछ ऐसे आदमी है जो काफ़ी धनी हो तो वो क्या करता है, हमेशा उस कमेटी को या यूँ कहे उस सभा को पैसा जमा करता रहता है। जिससे क्या होता है वो ऑटोमेटिक वो सभा जो है उस आदमी की समझ लीजिए उस आदमी का या जो धन अधिक मात्रा में दे रहे थे उस आदमी की बातों को सुनने लगती है। कोई भी मीटिंग हो उनको बुलाएगी, कोई भी मीटिंग में फैसला हो तो लोग उनके मुख से सुनना पसंद करेंगे या उनके मुख की तरफ देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं। तो ऐसा ही अमेरिका है। अमेरिका अपने जीडीपी का अन्य देशों की तुलना में अमेरिका की जीडीपी ज़्यादा है तो वो अपने जीडीपी का एक अच्छा खासा पैसा जमा करता है। तो उसमें यूएनओ में उसका वर्चस्व ज़्यादा चलता है। खैर, तो ऐसा नहीं कि हम लोग कोई रिंग नहीं रखते हैं, हम लोग भी रिंग रखते हैं। ठीक है, ये धारणा में मत रखिएगा कि हम लोग रिंग नहीं रखते हैं। अब देखिए, अब जो यूएनओ का जो स्थापित हुआ था तो उसमें ऑब्जर्वेशन स्टेट कहा जाए, ऑब्जर्वेशन स्टेट अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो 193 कंट्री जो है इसके मेंबर हैं। 193 कंट्री, उसमें से ऑब्जर्वेशन स्टेट देखा जाए, ऑब्जर्वेशन स्टेट देखा जाए तो इसमें से ऑब्जर्वेशन स्टेट में अगर देखा जाए तो देखिए होली सी है ना, होली सी और पैलेस्टाइन आते हैं, ये ऑब्जर्वेशन स्टेट में आते हैं। वहीं ताइवान और वेटिकन सिटी इनको यूएनओ का मेंबरशिप नहीं मिला है। ठीक है, ये दो का। वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा कंट्री है, आप जानते होंगे। ठीक है, कई बार जीके में पढ़े भी होंगे आप जो वेटिकन सिटी है। तो देखिए अब जो यूएनओ का बनने के पश्चात यूएनओ का झंडा भी होता है, यूएनओ का एक अपना झंडा होता है। उस झंडा को देखिए मैं यूएनओ का एक अपना झंडा है, अपना एक फ्लैग है। तो झंडा देखेंगे आप कुछ इस तरह का है, इसमें 3 सर्किल है इस तरह का और इस तरह का, कुछ टहनी है।
मैंने टहनी मत बोले तो पत्ता, और यहाँ पर मन विश्व का मानचित्र है, यूँ समझ लीजिए यहाँ पर मानचित्र है, 3 सर्किल है। तो ये जो जो टहनी देखते हैं ये ओलिव है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैतून की टहनी। उन कहने का मतलब इस जो सिंबल है, इस सिंबल के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि देखिए यूएनओ जो है, यूएनओ यूएनओ अन्य देश के लिए या अन्य कंट्री के लिए उसके लिए रास्ता खुला रखा है, आप चाहे तो आ सकते हैं। अब उसका मूल उद्देश्य क्या है, शांति स्थापित करना। क्या उसका मूल उद्देश्य है, शांति स्थापित करना। शांति स्थापित करना ही इसका मूल उद्देश्य है, घुरा फिरा के अगर देखा जाए, ठीक है। इसका मूल उद्देश्य है शांति स्थापित करना। तो उस सामाजिक सेक्टर में हो चाहे राजनीतिक सेक्टर में हो, हर तरह के सेक्टर से जाकर देखा जाए तो इसका मूल उद्देश्य है शांति स्थापित करना ही इसका क्या है, मूल उद्देश्य है। किसका, यूएनओ का। अच्छा, अब देखिए यूएनओ का कुछ जैसे कि कंट्री हैं यूएनओ का, जैसे कि मैं बताया आपको सभी राष्ट्र क्या है, सभी राष्ट्र इसके मेंबर हैं, लेकिन इसी में भी कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, ठीक है, कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जो कि अत्यंत शक्तिशाली है और उनको एक स्पेशल पावर दिया गया है, ठीक है। तो वो पावर क्या है, उस पावर को हम वीटो पावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर के नाम से जानते हैं। तो वीटो पावर जो है एक्चुअली में, उस पावर का अगर कोई पूछ दे कि आपसे मीनिंग क्या है, तो उसका मेन उसका मेन मीनिंग है, सॉरी आपको थोड़ा कैमरा हिल गया, तो उसका मीनिंग ये है कि मैं निषेध करता हूँ, माने मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, एक हिसाब से उसका मीनिंग यही है। तो देखिए जो वीटो पावर जिनको शामिल है उसमें से आपका जो 5 राष्ट्र हैं, 5 राष्ट्र हैं, जिसमें आपका अमेरिका, फ्रांस, रूस, ठीक है, और आपका चाइना, जो ये सब आते हैं। तो ऐसे 5 जो राष्ट्र हैं, तो उनको एक विशेष, ब्रिटेन भी है उसमें, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना, ये 5 जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, इनको वीटो पावर है। तो विश्व स्तर पर कुछ मुद्दे होते हैं, उस पर क्या करते हैं, ये 5 जो कंट्री है इस पर फैसला लेते हैं। इसका एक रूल है, क्या रूल है, इसका रूल ये है कि अगर मान लीजिए कोई मुद्दे पर डिस्कशन होता है, जैसे कि मैं उदाहरण उसका नाम देकर नहीं देना चाहता हूँ, ये कोई टेररिस्ट है, ठीक है, पाकिस्तान का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने क्लास का अपमान समझूंगा उसका नाम लेना। तो उसको भारत ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा कि ये व्यक्ति जो है, ठीक है, जो विश्व के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो इस पर फैसला लेना था पूरा संपूर्ण विश्व को। तो इसमें से क्या होता है, देखिए यूएनओ में से 10 मेंबर जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट, और 5 जो होते
5 क्या है, परमानेंट है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना आते हैं। ये लोगों का जो ऑफिशियली जो कारोबार होता है ये फ्रेंच और इंग्लिश इंग्लिश में होता है। कोई भी यहाँ से भी परीक्षा पूछ देता है कि इनका ऑफिशियली भाषा क्या है। ऐसे बहुत सारे भाषा हैं, लेकिन इनका जो मूल कार्य जो होता है वो फ्रेंच और इंग्लिश में ही होता है। तो मैं उस टेररिस्ट के बारे जाता कहना चाहूँगा। तो देखिए, उसको भारत ने प्रस्ताव रखा यूएनओ में कि ये क्या है, वर्ल्ड के लिए नुकसानदायक है, विश्व शांति के लिए नुकसान है। उसमें सारे देशों ने, लगभग सारे देशों ने इंडिया के बातों से सहमत थे। एकमात्र देश सहमत नहीं था, वो कौन था, चीन। ठीक है, चीन उसका सपोर्ट नहीं किया। इससे क्या हुआ, इंडिया का सारा किया कराया पर पानी फेर दिया। क्योंकि इसका वीटो का जो वीटो है, इसका रूल है कि जब तक 100% मतलब पांचों, ये 5 जो परमानेंट मेंबर है, जब तक ये पांचों यस नहीं बोलेंगे तो बिल को पास नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 2/3 मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी समझ रहे हैं ना। जैसे कि मान लीजिए 2/3 है, अब मान लीजिए आपके पास 10 मेंबर है टोटल, तो 10 में से यहाँ पकड़ के चलिए, ये 20 और ये 30, मतलब 30 टोटल मेंबर हो गया। आप 30 में से 20 लोगों का सपोर्ट हो गया तो ये बिल को पास। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, 100%। तो चीन जो है हमको हर समय धोखा देता है। वहीं आपका देखिए ब्रिटेन, अमेरिका है ना, रूस है ना, ये सब क्या करते हैं, हमारा फ्रांस सपोर्ट कर देते हैं किसी न किसी मुद्दे पर, लेकिन ये चीन जो है सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके जो परमानेंट मेंबर देखा जाए, इसका सबसे परमानेंट जो मेंबर है इसका, इसको बोलेंगे जनरल असेंबली। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण सभा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साधारण सभा। तो साधारण सभा में देखिए, इसको पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। किसको, जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण सभा। इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ऑफ दी, मतलब सो यूं कह लीजिए पूरा विश्व का क्या है, ये पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, साल में एक बार इसका क्या होता है, बैठक होता है। और हर देश से, ठीक है, 5 प्रतिनिधि, हर देश अपने तरफ से 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं। ठीक है, 5 प्रतिनिधि को। तो 5 प्रतिनिधि, मैंने कहने का मतलब अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकते हैं, या 1 प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं भेज सकते। लेकिन पाँचों जो है ना, पाँचों जाकर जब वो वोट देंगे, जैसे कि यूएनओ कभी कभी बुलाती है किसी मुद्दे पर वोटिंग करने के लिए या कोई फैसला लेने के लिए, तो विश्व के जो अन्य देश हैं उन सभी को आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। तो सभी देश क्या करते हैं, अपने अपने देश से 5 रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, मैंने उम्मीदवार को भेजते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जाएंगे, पाँचों जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए मैं उस टेररिस्ट की बात करना चाहता था, मैं इसका नाम नहीं पकड़ रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए भारत ने प्रस्ताव रखा था कि ये विश्व शांति के लिए खतरा है, तो उस समय कितने लोग गए थे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 5 लोग गए। ठीक है, ये था आपका यूएनओ, यूएनओ था, इसको वोटिंग करना था। इन लोगों ने, पाँचों ने मिलकर ये मन बनाया कि हम लोग को क्या करना है, हाँ में जवाब देना है या ना में। इन पांचों का विचार हुआ कि यस, ये ये जो टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट क्या है, नुकसानदायक है विश्व के लिए। ठीक है,
विश्व के लिए क्या है, नुकसानदायक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जाकर वोट देना था, ठीक है। भले 5 लोग हैं, लेकिन सपोर्ट में देखा जाएगा जो वोट काउंटिंग होगा कि इंडिया इसको यस में वोट दिया कि ये नुकसानदायक है। और समझ रहे हैं, हर देश 5 रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है वो, लेकिन उसका वोट एक ही काउंट होता है, ठीक है। 21 में है जनरल असेंबली में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। उसी तरह से आ गया सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद देखिए, सुरक्षा परिषद जो है इसका जो अस्थायी सदस्य जो है आपका कितने हैं, 5 हैं, और अस्थायी जो सदस्य हैं वो आपका 10 होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए या अस्थायी जो सदस्य हैं, ये जो 10 अस्थायी जो सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं कि ये हमेशा अस्थायी रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए वर्ल्ड के जितने भी कंट्री हैं उसमें से 10 को अस्थायी चुन लिया जाता है, जो कि 2 साल के लिए, लगभग 2 साल के लिए। और 2 साल के पश्चात उनका क्या होता है, उनका शासन या उनका पीरियड समाप्त हो जाता है। मतलब इस तरह से रोटेशन चलते रहता है, ठीक है। भारत भी रहा हुआ है, ठीक है, भारत भी रहा है इसमें। और इसमें जो परमानेंट मेंबर जो होते हैं, ये परमानेंट मेंबर आपका जैसे कि मैं बताया कि आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना है, ठीक है। हालांकि परमानेंट मेंबर के लिए हम लोग भी क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, माने भारत भी क्या करते हैं, क्या कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है। लेकिन ये जो 5 मैं जैसे कि बताया, ये जो 5 कंट्री है जो कि इनका मत है कि 100% ही वोट होना चाहिए, ये लोग सपोर्ट नहीं करते। उसमें से एक मात्र है जो कि है चाइना, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है, इसके जो सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, ये भी संविधान सभा के द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है। आर्थिक समस्याओं को, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक समस्याओं को ध्यान में रखकर उसका सोल्व करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं न्याय परिषद। देखिए, आर्थिक और जो सामाजिक समस्या उसका उतना बड़ा फंक्शन नहीं है जितना कि सिक्योरिटी काउंसिल को, मैंने सुरक्षा परिषद का है। तो मैं संविधान सभा के बाद में जो बताया वो सिक्योरिटी काउंसिल था, जो कि सुरक्षा परिषद जिसमें वीटो पावर था, ठीक है। ये तो जनरल असेंबली हो गया। सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सुरक्षा परिषद। तो इसी में है वीटो पावर आएगा, आपको वीटो पावर इसी में आएगा। जो मैं वीटो पावर का बात बताया ये इसमें आएगा। अब 3 नंबर में आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो देखिए नाम से पता चलता है इसका काम क्या होगा, आर्थिक और सामाजिक। तो जाहिर सी बात है, आर्थिक और सामाजिक इसके जो ये जो होता है, ये साधारण सभा के द्वारा, जनरल असेंबली के द्वारा ही इसके सदस्य का जो होता है निर्वाचन किया जाता है, मतलब चुना जाता है। और ये कितने साल के लिए चुना जाता है, इसके जो सदस्य होते हैं इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का, इसके जो सदस्य होते हैं वो 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं। कौन इसको चुनता है इनको, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली आप बोल लीजिए कि जनरल असेंबली सबसे स्ट्रॉन्ग इसका रैंक रखता है, ठीक है। अंग अगर देखा जाए यूएनओ का, तो ये जनरल असेंबली सबसे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, गले में क्रैश हो रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब आता है न्याय परिषद। न्याय परिषद टूरिस्टशिप काउंसिल कहा जाता है उसको, ठीक है। जो न्याय परिषद, नाम से पता चलता है अब इसका काम क्या है, न्याय करना। हालांकि देखिए, इसका न्याय करने का जो काम था, तो इसका उतना फंक्शन अब नहीं रह गया है, ठीक है, जो कि न्याय परिषद का है। पहले जैसा इसका फंक्शन नहीं रह गया है ना। अब कोई राष्ट्र आपस में लड़ने से पहले 10 बार सोच लेते हैं
कि इसका परिणाम क्या होगा। देखिए अब तक हम लोग तो दो दो विश्व युद्ध लड़ चुके हैं ना, अब तीसरा का जो विश्व युद्ध होगा ना, तो सोच लीजिए जो देश लड़ेगा उसका नक्शा बिगड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। जो तीसरा का विश्व युद्ध होगा बहुत भयानक होगा, समझ में आया। क्योंकि पहले के बात छोड़ दीजिए, आज जो है किसी भी देश के पास हथियार का अभाव नहीं है, हर देश के पास हथियार है। हर देश मैंने आप तो जान ही जानते, चोरी छुपे, जैसे नॉर्थ कोरिया को पकड़ के चलिए उदाहरण के तौर पर। नॉर्थ कोरिया देखने को छोटा है, वो अमेरिका को भी नाक में दम कर देता है ना। किम जोंग उसके नाम है, किम जोंग। वो किसी का बात नहीं सुनता है, माने वो जो बोला वही सही है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस हिसाब से अगर तीसरा विश्व युद्ध लड़े हैं हम, तो वो काफ़ी नुकसानदायक होगा। ये पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध देखें जो, इससे भी भयानक होगा जो तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका अगर देखा जाए तो न्याय परिषद के 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पहला सदस्य ये होता है नया अंचल को संचालित करने वाला, मतलब न्याय को जो सिस्टम है उसको क्या करना है, संचालित करना, मतलब किस तरह से सिस्टम को, किस तरह से न्याय व्यवस्था को स्थापित किया जाए, संचालित किया जाए, इसका फंक्शन होता है। दूसरा होता है नया अंचल के बिना दायित्व वाले सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, जो बिना न्याय अंचल के बिना, ठीक है, दायित्व वाले, जैसे मान लीजिए नया अंचल का वो मेंबर नहीं आते हैं, लेकिन उनको भी क्या करना है, एक अस्थायी सदस्यता की तरह उनको भी क्या करना है, न्याय दिलाना, इनका दूसरा काम होता है। इसके भी जो मेंबर होते हैं, या यूँ कह लीजिए इसके जो सदस्य होते हैं, ये भी क्या होते हैं, 3 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। ये भी क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सॉरी जनरल असेंबली के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। इनके जो सदस्य जो होते हैं, ये भी जनरल असेंबली के द्वारा ही सिलेक्टेड किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अब चल लीजिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इसकी जो स्थापना हुआ था ना, 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुआ था। इसका अगर प्रथम अगर अध्यक्ष देखा जाए, डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो थे, ये आपका क्या थे, प्रथम इसका क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो इसमें भी देखा जाए तो इसके सदस्य जो होते हैं कितने साल के लिए होते हैं, इसमें सदस्य जो होते हैं या इसके जो जज होते हैं, तो इसके जज का जो संख्या, माने जज का जो पीरियड होता है, अवधि होता है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और साथ में देखिए इनका जो टोटल जज होता है, इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो टोटल जज होता है आपका 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। देखिए इनका जो टोटल जो जज होता है आपका कितने होते हैं, 15 होते हैं। और 15 में से 9 बेचेस का जज जो है फैसला जब तक देगा, माने यस में, तभी उस फैसले को पास किया जाता है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब मान लीजिए 15 जज होते हैं। ठीक है, 15 में से 9 का फैसला यस में आना चाहिए, इसका ये रूल है। ठीक है, किसका, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो इसमें किसका फैसला किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए 2 राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या ये अपना फैसला क्या अपने ही देश में लेंगे, नहीं, तो ये लोग क्या करने चले जाते हैं, यूएनओ में चले जाते हैं। यूएनओ में जाके चिल्लाएंगे, पाकिस्तान जाके चिल्लाएगा, पाकिस्तान देखते हैं कि जो छोटा मोटा है और अपने हमारे जो सीमा में है
आए दिन कुछ ना कुछ घटना को अंजाम देते रहता है और जाके यूएन में चिल्लाता है कि देखिए भारत जो है शक्तिशाली राष्ट्र है और हमें हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार करता है। ठीक है, लेकिन भारत भी कम नहीं है। भारत उस सारे तथ्यों को रखता है और जब यूएन में जाता है तब भारत अपने तथ्यों को दिखा देता है, मतलब प्रूफ कि देखिए मैंने नहीं किया, इसने किया। वो रिपोर्टर के माध्यम से कलेक्ट कर लेता है या हमारे जो सेना है उसके माध्यम से कलेक्ट कर लेता है भारत सरकार और ले जाके यूएन में दिखाता है कि देखिए मैं नहीं किया हूँ, बल्कि इन्होंने ही पहले हमारे ऊपर आक्रमण किया था, मैंने जवाबी कार्रवाई किया हूँ। ठीक है, तो ये यूएन में जाके चिल्लाने का मतलब, जब यूएन में जब चिल्लाएगा तो इसका फैसला कहाँ लिया जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, वहाँ जाकर फैसला सुनाया जाता है। तो वहाँ जाकर चिल्लाने का मतलब ये होता है कि यूएन जैसे कि मैं बताया कि पूरे संपूर्ण विश्व का एक दफ्तर है, तो वहाँ पर चिल्लाने का मतलब मैंने संपूर्ण विश्व को आप क्या कर रहे हैं, जना रहे हैं कि भारत ऐसा कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान का फितरती है, ठीक है, खाना भी और भाड़े को फोड़ भी देना, ठीक है, उसका नेचर में है। ठीक है, ये खैर। तो देखिए अब आता है, क्या आता है? सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट कहने का मतलब जिसको बोलते हैं हम हिंदी में सचिवालय। ठीक है, सचिवालय। देखिए सचिवालय जो होता है ना, आप नाम से समझ रहे हैं, यूएनओ का जितना भी कार्य काज होता है, कागजी काम, ठीक है, मीटिंग बुलाना, ठीक है, वो सारे काम जो है ये सचिवालय देखता है। किसके हिसाब से? जनरल असेंबली के सहयोग से। मतलब जो भी मीटिंग बुलाना हो या मीटिंग में कोई फैसला लेना हो, ये सारा काम कौन करता है? सचिवालय करता है। जैसे कि आप सेक्रेटरिएट देखते हैं ना, किसी भी स्टेट का सेक्रेटरिएट ऑफिस होता है, तो सेक्रेटरिएट ऑफिस कहने का मतलब क्या? सरकार के सारे फैसला जो होता है, कागजी फैसला जो होता है, सारे फैसला कौन लेता है? सेक्रेटरिएट लेता है। वो किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। जब तक सरकार ना बोले तब तक वो फैसला नहीं लेता, वो उसका पेपर वहीं का वहीं पड़ा रहता है। तो ठीक उसी तरह है ये भी, क्या है, सेक्रेटरिएट जो होता है, ठीक है, जो सेक्रेटरिएट होता है, मतलब सचिवालय जो होता है, ये सचिवालय जो होता है, ये सचिवालय क्या करते हैं? यूएनओ का कागजी संबंधी जितना भी काम काज होता है ये सचिवालय देखता है। ठीक है, वो भी किसके जो है ना, जनरल असेंबली के आदेश पर, अपना मन से कुछ भी नहीं करता है ये। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या करता है? ये महासचिव को क्या करता है? नियुक्त करता है। महासचिव को जो नियुक्त करता है कितने साल के लिए? 5 साल के लिए नियुक्त करता है। तो देखिए अभी जो वर्तमान में जो महासचिव देखा जाए, कौन थे? गुटेर गुटेरेस, है ना, जो गुटेरेस जो है, गुटेरेस, ये जो क्या है? पुर्तगाली है। ठीक है, जो पुर्तगाली क्या थे? पुर्तगाली थे ये। और पुर्तगाल के क्या थे ये? वाइस वाइस पीएम है। ठीक है, इनको इनको जब चुना गया था तो देखिए इनको जनरली 2017 में चुना गया था। 2017 में इनको चुना गया था। इनका जो कार्यकाल जो था ये समाप्त हो रहा था 2022 में। ठीक है, हालांकि देखिए इनका जो महासचिव जो है ना, इन महा एंटिनो, इनका पूरा नाम देखा जाए, एंटिनो, ठीक है, एंटिनो, ठीक है, एंटनियो, एंटनियो, ठीक है, एंटनियो, सॉरी, एंटनियो में थोड़ा समय यहाँ बर्बाद किया आप लोग को। एंटनियो गुटेरेस, ये जो कि पुर्तगाल के क्या है? पीएम है। तो इनका जो सेलेक्शन माने महासचिव के पद पर आसीन किया गया था इनको, कौन आसीन किया था? सेक्रेटरिएट ने किया था। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए किया था। और किसके आदेश पर? जनरल असेंबली के आदेश पर। ठीक है, तो 2017 में आसीन किया था। इनका कार्यकाल जो है 2022 में समाप्त होता है, लेकिन 2022 में फिर इनको चुन लिया गया। हालांकि जो महासचिव जो होते हैं उनको चुना जा सकता है। तो इनको 2026 में ये क्या करेंगे? रिटायर करेंगे। ठीक है, अच्छा,
इसके क्या है, 6 अंग है। किसका, सेक्रेटरीट का क्या क्या अंग है। देखिए इसका अंग जो देखेंगे तो इसका अंग के ऊपर मैं थोड़ा बोल देना चाहूँगा आपको। देखिए इसके भी क्या है, 6 अंग है। ठीक है, तो इसके 6 अंगों में से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसका 6 अंगों के बारे में परीक्षा में पूछ देता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। ठीक है, उसका फुल फॉर्म पूछ देगा, इसका हेड ऑफिस पूछ देगा, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए जो 6 अंग है, 6 अंगों में से देख लीजिएगा। ठीक है, इसका 6 अंगों में से क्या है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है WHO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ILO। वही है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसी तरह से दूसरा है आपका UNHRC। ठीक है, UNHRC इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, इसका फुल मीनिंग है। तो इसका कार्य क्या है, देखिए ये तो समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब विश्व में किसी लेबर के ऊपर में अत्याचार होता है, इसका शोषण होता है, तो वो क्या करता है, उसका भी एक अधिकार बनता है इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का या UN में जाने का। तो वो क्या करता है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उस समय क्या करेगा, उसका देख रेख करेगा। ठीक है, उसकी सुरक्षा का दायित्व तो इसके ऊपर आएगा और ये क्या करेगा, विश्व स्तर पर इसका आवाज़ उठाएगा। ठीक है, वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे देखेंगे आप कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था ये एक्टिव हो गया था और विश्व में कोरोना को मिटाने के लिए अपने तरफ से जो बन सका वो क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था, या कुछ कंट्री को क्या कर रहा था, धन राशि भी मुहैया करा रहा था। वहीं तरह से देखिए UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इसका कार्य क्या है, जब किसी जाति के ऊपर में विशेष तौर से, जैसे कि मान लो कुछ दिन पहले इंडिया में से चल रहा था कि कुछ कुछ लीडर जो है अपने पुरस्कार को, माने नेता लोग खासकर, हाँ अल्पसंख्यक जो नेता लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, अपने पुरस्कार को रिटर्न कर रहे थे या बोल रहे थे कि भारत जो है अल्पसंख्यक, भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। तो एक्चुअली में कहने का मतलब क्या था जानते हैं, ये जाके यूएन को, माने ये जो ह्यूमन राइट कमीशन जो है ना, एक्चुअली में इसका एक छोटा सा ब्रांच अपने देश में भी है। ठीक है, जिसमें इसका मेंबर जो होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा ब्रांच हमारे देश में भी है। तो एक्चुअली में चाहता था कि ये लोग क्या करें, जाके आवाज़ उठाएं, मैंने कहा UN में उठाएं। एक्चुअली मुद्दा यही कुछ था। तो भले ही हमारा, ये लोग तो UN में नहीं जा सकते हैं जो अल्पसंख्यक थे, तो ये लोग, इसका जो छोटा जो ब्रांच जो भारत में है, ह्यूमन राइट कमीशन है ना, यूनाइटेड नहीं होगा वहाँ पर, सिर्फ हो जाएगा ह्यूमन, जो हमारा भारत में है ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये जो कमीशन जो है ये क्या करता है, भारत में है, इसी का सोच लीजिए छोटा भाई है, ये मैंने ये जब देखेगा तो ये जाके आवाज़ उठा देगा ऊपर में। समझ में आ रहा है कि नहीं, इस तरह का कि देखिए अल्पसंख्यक को ऊपर में अत्याचार किया जा रहा है भारत में। अच्छा खैर, उसी तरह से देखिए यूनेस्को का है, ये परीक्षा में पूछता है
ठीक है। यूनेस्को का जो है यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उस तरह से IMF जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, IMF, ये क्या करता है, विश्व को क्या करता है, धन मुहैया कराता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये क्या करता है, विश्व को क्या करता है, धन मुहैया कराता है, ठीक है। उसी तरह से FAO है, FAO है, ठीक है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब परीक्षा में पूछ देता है आपको, इसका हेड क्वार्टर सबको पूछ देता है, तो ठीक है, आप इसको हेड क्वार्टर को थोड़ा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में कहीं ना कहीं इसके बारे में पूछ देता है। तो देखिए, जनरली जो है WHO का है, WHO का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, जेनेवा में है। जेनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, किसका, WHO का। वही IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और WB है ना, WB मतलब वर्ल्ड बैंक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये दोनों का जो हेड ऑफिस है वो वाशिंगटन DC है। क्या है, वाशिंगटन DC, इसका हेड ऑफिस है, ठीक है, किसका, IMF का, डब्ल्यू बैंक, ठीक है, WB का मतलब वर्ल्ड बैंक का। यूनेस्को का और यूएनओ का हेड ऑफिस कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। यूनेस्को का और यूएनओ का, इसके हेड ऑफिस कहाँ है दोनों का, न्यूयॉर्क यॉर्क में है, ठीक है, इसका हेड ऑफिस। वही तरह IC माना, IC बोले तो इंटरनेशनल कोर्ट का दी हैंग, ठीक है, इसका हेड ऑफिस है। तो आप ये हेड ऑफिस आप लोग क्या कर लीजिएगा, मैं फिर से रिवाइज दिलाता हूँ। WHO का हेड ऑफिस कहाँ है, जेनेवा में है। इंटरनेशनल कोर्ट का हेड ऑफिस कहाँ है, दी हैंग है। और यूएनओ का और यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और IMF मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है, वाशिंगटन DC है। तो इस तरह से मैं आपको ये जो क्लास है आज का मैं समाप्त करूँगा। अपने जो भाषण है उसको विराम देना चाहूँगा, और मैं आशा करूँगा कि आपको जो यूएनओ जो है समझाया हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आपको लगता है कि थोड़ा भी अगर ज्ञान आप अर्जित किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा। देखिए, लाइक जो करते हैं इससे तो जाहिर सी बात है हमें कुछ मिलता नहीं, लेकिन ये सोच लीजिए आपके लाइक जो है हमारे लिए एक बूस्टर डोज के काम करता है। मैंने कहने का मतलब, जिस तरह से आप शायद मेरी बातों से मोटिवेट होते होंगे, उस तरह से हम आपके लाइक से मोटिवेट होते हैं, कमेंट से मोटिवेट होते हैं। तो हमको इस तरह से वीडियो बनाने में मैंने काफ़ी इच्छा होती है कि और भी मैं आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो बना कर ले आऊँ जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या स्कूल के एग्ज़ाम के लिए, या स्कूल स्तर के आप छात्र हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो वो आपके लिए कारगर सिद्ध हो। तो मैं आशा करूँगा कि आप कमेंट भी करेंगे, साथ में लाइक भी करेंगे, और साथ में आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे किसी कारणवश क्लास कराने में, या क्लास करने में आप कराने में नहीं, सॉरी, क्लास करने में अगर बिजी हो गया हो तो अब आप सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो आज के मैं क्लास को यहीं भी समाप्त करता हूँ।